Hello students, good morning all of you. As you know students, in the last class we started our history NCERT course and first chapter is French Revolution. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज हम लोग क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्टेट्स में जो सोसाइटी का जो डिवीज़न था, समाज किस तरीके से बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में, उन सारी चीज़ों को समझते हुए हम अपने चैप्टर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 इन सबको पढ़ा और आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो रॉयल फैमिली थी उसकी लैविश लाइफ थी, लग्जरी लाइफ को वो एंजॉय कर रहे थे। पेरिस सिटी के बाहर उन्होंने अपने पैलेस को बनवाया था, लोगों के भी दूर, शहर से दूर बनवाया था और कितना वो विशाल और कितना भव्य महल था। डेप्ट थे, फ्रांस के ऊपर बहुत सारे कर्ज थे। तो सोशल कॉज की तरफ हम लोग अभी चल रहे हैं। जो रेवोल्यूशन होने के जो रीज़न होते हैं उसका जो फर्स्ट रीज़न हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सोशल कॉज। अब इन सोशल कॉज में आज का जो डिस्कशन हमारा होगा लेक्चर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो स्टूडेंट्स हम लोग जितना भी अब डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड मैप में एक बार उस प्लेस की जो लोकेशन है उसको ज़रूर हम लोग देखेंगे। तो फ्रांस आपका आप देख लीजिए वर्ल्ड मैप में, तो इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रांस की आप लोकेशन देख लीजिए, पेरिस की कैपिटल सिटी। लेट्स फॉरवर्ड। अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस at TD पब्लिक स्कूल अलीगंज, एटा स्टूडेंट्स। मॉडर्न फ्रांस की पिक स्टूडेंट्स आप कमेंट कर बताएंगे स्टूडेंट्स कि ये कौन सा फेमस टावर है। ओके स्टूडेंट्स, पेरिस में ये टावर, और ये कौन सा वर्ल्ड फेमस टावर है आप कमेंट करके डिस्कशन सेशन में बताएंगे। So students, the old regime, society and institutions of France before 1789. Society and institutions of France before 1789, यानी स्टूडेंट्स 1789 के पहले जो सिचुएशन थी किसकी, फ्रांस की सोसाइटी को, उसके समाज की जो स्थिति थी उसको 89 के पहले बोलते थे द ओल्ड डिज़ाइन। जो उनका पूरा जो ओल्ड उनका सिस्टम था, तो इसमें किस तरीके से समाज डिवाइड है ये हम देखेंगे। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रेंच जो सोसाइटी थी, जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में डिवाइड था। स्टेट वो राज्य अलग होता है, ये स्टेट्स है। ओके, यानी जो समाज है फ्रांस का वो 3 भागों में विभाजित है या 3 वर्गों में। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेट को क्या बोलते हैं, क्लर्जी। क्या बोलते हैं, क्लर्जी। कोई क्लर्गी भी बोलता है। तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट हो गया फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। 89 के पहले फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट में, सेकेंड स्टेट में एंड थर्ड स्टेट में।
ओके स्टूडेंट्स, क्लर्जी के बारे में, क्लर्जी ग्रुप में कौन कौन से लोग होते थे? ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तो जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, जो बिशप फादर होते थे, जो फादर होते थे, पुजारी होते थे, वो क्लर्जी में आते थे। और ये सोसाइटी में, समाज में इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। ओके, और इनको फर्स्ट पोजीशन मिली हुई थी उच्च वर्ग की। जैसे हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी 4 वर्णों में विभाजित थी। 4 वर्न्स, वर्ण बोलते हैं, 4 वर्णों में विभाजित थे, जिसको फर्स्ट स्टेट को बोलते थे ब्राह्मण, सेकंड को क्षत्रिय, थर्ड को शूद्र और फोर्थ को वैश्य। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से ये डिवाइडेशन था। या आप इस तरीके से करेंगे, ब्राह्मण फर्स्ट, क्षत्रिय सेकेंड, वैश्य थर्ड और शूद्र। तो सबसे टॉप पोजीशन ब्राह्मण्स की थी, सेकेंड टॉप पोजीशन क्षत्रिय, थर्ड इस पोजीशन में वैश्य आते थे। और सबसे समाज का जो निम्न वर्ग था उसको फोर्थ पोजीशन में कंसीडर किया जाता था। तो ठीक, तो इस तरीके की जो सोसाइटी का डिवाइडेशन था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड दिखता था। ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरीके की सोसाइटी का डिवाइडेशन दिखाई पड़ता था। तो फ्रांस में भी था, तो वहाँ पे थर्ड स्टेट में सोसाइटी डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेट को क्लर्गी बोलते थे, जिसको पुजारी वर्ग, और हमारे यहाँ ब्राह्मण। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तो जो चर्च के फंक्शंस को ऑपरेट करते थे, जो फादर होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो क्लर्जी में थे और ये फर्स्ट पोजीशन में थे। ओके स्टूडेंट्स, द ओल्ड रिजाइम, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी। नोबेलिटी मीन्स सामंत। ओके स्टूडेंट्स, जो सामंत होते थे उनको नोबेल्स यानी विद्वान लोग, जो सामंत वगैरह होते थे, वो सेकेंड में आते थे। इसमें थर्ड स्टेट में स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट में आप देखिए, थर्ड स्टेट में कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स, लॉयर्स। थर्ड स्टेट्स में भी डिवाइडेशन था। थर्ड स्टेट्स में भी 3 ग्रुप थे। फर्स्ट जो ग्रुप था वो बिग बिजनेसमैन, ऑफिशियल एंड लॉयर्स का था। जो सेकेंड ग्रुप था थर्ड स्टेट में वो पीजेंट्स एंड आर्टिसियंस का था। और जो थर्ड ग्रुप था थर्ड स्टेट में स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, नौकर एंड लैंडलेस लेबर्स, भूमिहीन किसान। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, सेकेंड स्टेट नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट में भी डिवाइडेशन है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर बिग बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, लॉयर्स, वकील हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड है उसमें पीजेंट्स यानी किसान, और आर्टिसियंस जो शिल्पकार हैं। और जो थर्ड है, थर्ड स्टेट में जो थर्ड पोजीशन में स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, नौकर एंड लैंडलेस लेबर्स यानी भूमिहीन किसान। तो ये सोसाइटी है फ्रेंच यानी फ्रांस की। और इसी सोसाइटी, इसी कल्चर को कहा गया 89 से पहले, बिफोर 89 से पहले इसको कहा गया द ओल्ड। बिफोर 89 से पहले स्टूडेंट्स, 70-89 से पहले इस सिस्टम को बोलते थे द ओल्ड डिज़ाइन। आपने इसको देख लिया। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। क्लर्जी, क्लर्जी देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लर्जी में कौन कौन से लोग आते थे, क्या उसका सिस्टम था। तो क्लर्जी में आपको याद रखना है हाई पोजीशन इन सोसाइटी, समाज में उच्च स्थान, सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी, हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। जो क्लर्जी में आता था उसकी हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी होती थी। एब्जेंक्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस,
एग्जेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस यानी इनको एग्जेंशन मतलब छूट, इनको टैक्स देने से छूट थी, इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। याद रखिए क्लर्जी जो थे हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी थे, और सेकंड जो इनको प्रिविलेज जो छूट मिली हुई थी एग्जेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था क्लर्जी को। ओके, अब हम बात करते हैं नोबेलिटी में कौन कौन से। एक बात बिल्कुल सिमिलर चीज़ क्या है, एग्जेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको भी कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे हैं। ओके, इनको भी कोई टैक्सेस, तो यहाँ पर भी फर्स्ट यानी क्लर्जी। सो जो एक चीज़ सिमिलर आपको दिख रही वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, इनको टैक्सेस नहीं देने। हाईएस्ट पोजीशन है बाई बर्थ, ये भी आपको याद रखना है, बाई बर्थ यानी जन्म से ही ये इनको राइट्स मिल गए। जो भी क्लर्गी क्लास में जिसका बर्थ होगा उसको जन्म से ही बाई बर्थ राइट मिले हुए हैं कि वो हायर पोजीशन सोसाइटी होगा, एग्जेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस होगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, जो राइट्स मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं होती आपके बाई वर्क। आपको जो पोजीशन मिलती है सोसाइटी में बाई वर्क मिलती है आपके किए गए श्रेष्ठ कार्यों से। अगर आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर करेंगे तो आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले बाई बर्थ सिस्टम चलता था, बाई वर्क चलता है। नोबेलिटी की बात करते हैं, नोबेलिटी में इनको भी टैक्सेस देने पड़ते थे। फ्यूडल प्रिविलेज थी, फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट्स रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड। फ्यूडल प्रिविलेज में देखिए क्या था, फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड पीजेंट्स रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, और जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, वो लॉर्ड यानी जो मालिक होते थे ज़मीन के, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। उनके घरों में वर्क इन हाउस करते थे, उनके घर में काम किया करते थे, फील्ड उनके खेतों में काम करते थे, बिल्ड रोड्स सड़क बनवाते थे, एंड आर्मी सर्व इन आर्मी और सेना में कार्य करते थे। ये थे थर्ड स्टेट के लोग। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट के लोगों को ये सारे काम करने पड़ते, इसको बोला गया। तो ये देखिए थर्ड स्टेट के लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सर्विस करते थे अपने लॉर्ड के लिए, वर्क इन हाउस घरों में काम करते थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के घरों में वर्क करते थे, थर्ड स्टेट के लोग फील्ड में वर्क करते थे, बिल्ड रोड्स करते थे, सर्व इन आर्मी में थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ओल्ड रिजाइम में जो हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू, जो 1789 के पहले की जो सोसाइटी है फ्रांस में, उसको बोला गया द ओल्ड रिजाइम। एक्यूपेशन देखते हैं, पहले हम देखते हैं व्यवसाय एक्यूपेशन। 90% क्या है, पीजेंट्स है, यानी टोटल जो पॉपुलेशन है 100% पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स है यानी फार्मर्स। ओके, और 10% अदर्स। तो मेजॉरिटी में कौन है, पीजेंट्स हैं। 90% पीजेंट्स हैं यानी उनका जो व्यवसाय है वो खेती किसानी है, और 10% का अदर है। अब देखते हैं लैंड। एग्रीकल्चर के लिए किसकी ज़रूरत होती है, लैंड की, आपको पता है। तो देखते हैं, नोबेलिटी प्लस क्लर्गी प्लस रिच एंड थर्ड स्टेट एंड अदर्स। तो लैंड का स्टूडेंट्स एक बिग पार्ट, एक बड़ा हिस्सा 10% पॉपुलेशन के पास था। ओके, जो लैंड का जो एक बिग पार्ट था वो 10% लोगों के पास था जो एक्यूपेशन नहीं करते थे, और जो पॉपुलेशन में जो 90% है उनके पास अगर हम कंपेयर करें लैंड, वो आपको कम समझ में आएगी। अब यहाँ पे 90% पॉपुलेशन को लैंड इतनी है और 10% के पास इतनी है। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि पीजेंट्स जो हैं वो 90% ऑफ पॉपुलेशन है, बट हाउ एवर ओनली अ स्मॉल मेंबर्स ऑफ देन ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन जो भी हो, बहुत कम नंबर्स है, स्मॉल नंबर्स हैं जिनके पास खुद की कल्टिवेटेड लैंड है। देम owned the land by they cultivated. About 60% of the land was owned by about 60% of the land was owned by nobles, church and other richer members of the third state. Okay, एंड रिमेन जो लैंड है यानी 40% जो लैंड है वो पीजेंट्स और फार्मर्स के पास। 60% लैंड पर जो रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्स है, उस पर राइट्स किसका है? ये 10% वाले लोगों का, जिसमें नोबेलिटी भी आते हैं, थर्ड स्टेट के जो थोड़े विद्वान जो पुजारी लोग हैं, रिच पीपल हैं। थर्ड स्टेट में भी आपने देखा हुआ है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड स्टेट, और अदर्स के पास 40% है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज अ क्लर्गी। फर्स्ट यू नो दैट वेल, फर्स्ट इज क्लर्गी एंड द सेकेंड इज नोबेलिटी। इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। अब वो जो छूट थी वो क्या थी? टैक्स नहीं उनको पे करना पड़ता था। ओके, यानी लैंड रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं और आपको टैक्स भी नहीं देना है। और जिसके पास लैंड रिसोर्स कम है, जिसके पास लैंड रिसोर्स कम है उसको टैक्स पे करना है, और जिसके पास लैंड रिसोर्स ज़्यादा है उसको टैक्स नहीं पे करना है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, और जो सोसाइटी का जो थर्ड स्टेट है और थर्ड स्टेट जो है उसमें से भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है, उसके बाद इसके पास रिसोर्सेज कम है। ओके स्टूडेंट्स, टैक्सेस, द टैक्सेस वर ओनली पेड बाय पीपल ऑफ थर्ड स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो टैक्सेस पेड किए जा रहे थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के पीपल्स के द्वारा ही दिए जाते थे। द पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट नेवर पेड टैक्सेस। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो पीपल्स थे उनको कभी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इन टैक्सेस के अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस थे थर्ड स्टेट के ऊपर, जैसे टाइथ। टाइथ कैसा टैक्स था? ए टैक्स लेविड बाय चर्च। ये जो आम जनता थी, जो थर्ड स्टेट की जो सिटीजन्स थे, उनको चर्च को टैक्स देना पड़ता था, कंप्रेजिंग ऑफ 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी अपने खेती के 10वें हिस्से का फर्स्ट पार्ट, एक हिस्सा चर्च को देना पड़ता था, और वो टैक्स का नाम था टाइथ। और आपको अदर टैक्सेस तो आप मेन टैक्सेस तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अदर टैक्सेस भी देने, जिसमें टाइल, इनडायरेक्ट टैक्स एंड फेडरल ड्यूज भी है। ये और भी टैक्सेस उसके साथ ऐड है। तो 1/10 आपको चर्च को देना पड़ेगा अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ओके, टाइल कैसा था? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स। ये ऐसा टैक्स था टाइल जो स्टेट को डायरेक्टली पेड करना पड़ता था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन। एवरीडे कंजम्पशन की जो वस्तुएं थी, यानी जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं थी, जो इनको आम जीवन में खाया जाता था, एवरीडे कंजम्पशन में यूज़ आती थी, जैसे नमक, साल्ट एंड टबैको, इसमें भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है कि सॉल्ट टैक्स था, नमक कानून था, नमक पे टैक्स लगता था, सॉल्ट टैक्स भी था। तो इस तरीके से यहाँ पे भी फ्रेंच में भी था कि सॉल्ट टैक्स था, टबैको टैक्स था, ये सारे टैक्सेस जो आम जनता थी उसको पे करने पड़ते थे। फेडरल ड्यूज थे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। फेडरल ड्यूज
यानी एक तरीके से ये एक सामंतवादी व्यवस्था मैं कहूँगा यहाँ पे, जिसमें पीजेंट्स जो सोसाइटी के जो रिच क्लास है उसको सर्विस दे रहे हैं। जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था किस तरीके की सर्विस थे, वर्क फ्रॉम होम, घर उनके घरों में काम करते थे लोग, ठीक है, सड़कें बनवाते थे। तो नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स मूव होते हैं इकोनॉमिक कॉज की तरफ। सोशल कॉज आप लोगों ने देखे किस तरीके से सामाजिक ढांचा फ्रांस में है, और उस सोसाइटी में, फ्रांस सोसाइटी में किस तरीके से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट पॉलिसीज़ हैं, भेदभावपूर्ण वाली नीतियां हैं। तो वो सोशल कॉज था। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक कॉज के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, आर्थिक कारण क्या थे रेवोल्यूशन के। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट, राइजिंग पॉपुलेशन, लगातार फ्रांस की जनसंख्या बढ़ रही थी। 17 सेंचुरी में 1700 में 2 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 89 आते आते यानी क्रांति होने के समय रेवोल्यूशन जब आई, तो रेवोल्यूशन के पीरियड के समय, एट अ टाइम रेवोल्यूशन, उस समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो करीब हो गई थी 2.8 करोड़, ठीक है। तो बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलेशन क्या हो रही थी, रैपिडली इंक्रीजिंग, बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। नेक्स्ट, हाई डेप्थ ऑफ वॉर लेड टू लार्ज इंटरेस्ट रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट, और जो फ्रांस के ऊपर जो हाई डेप्ट थे, जो कर्जे थे, उनको उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। यानी जो उनको ब्याज और जो पेमेंट करना पड़ रहा था ईएमआई के रूप में, आप कह सकते हैं किस्तों के रूप में जो पैसा जा रहा था, जो पेमेंट्स जा रही थी, वो बहुत ही उन पे इंटरेस्ट यानी बहुत ज़्यादा ब्याज लग के आ रहा था। तो हाई डेप्ट ऑफ वॉर लेड टू लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट, हाफ टोटल नेशनल बजट वेंट टू डेप्ट रीपेमेंट्स। 90s आते आते ये हो गया था, 89 होते होते, कि जो टोटल जो जितना भी बजट बनता था, हाफ ऑफ द टोटल नेशनल बजट, देश का जो भी बजट बनता था 1 ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का जो भी बजट बनता था, उसका 50% बजट का जो रिसोर्स था यानी जो पैसा था वो इन लोन की पेमेंट में ही चला जाता था। 50% तो लोन की पेमेंट में ही चला जाता था, बाकी 50% ही बचता था। ओके स्टूडेंट्स, उसी 89 के पीरियड में हार्श विंटर हुई, कड़ाके की सर्दी, बहुत ही ख़राब मौसम हो गया, जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, क्रॉप फेलर हो गया, फसल पूरी नष्ट हो गई। और जब क्रॉप फेलर हो जाएगा, आप जानते हैं जब क्रॉप फेल हो जाएगी तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जब फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनकी पहुंच से भोजन दूर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉप फेलर हो गया, फूड प्राइसेस बढ़ गए, जिससे आम जनता जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, अब वो भोजन या जो अनाज था वो नहीं खरीद सकते थे, जिसकी वजह से फैमिन यानी अकाल पड़ गया। चैन पूरी जुड़ी हुई है। क्रॉप फेलर हुआ, क्रॉप फेलर के बाद प्राइसेस जब हाई हो गए तो जो सिटीजन से उच्च दाम की वजह से वो उस अनाज को खरीदने में असमर्थ हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो जिससे क्या आ गया, फैमाइन यानी अकाल आ गया, भूख का अकाल हो गया, लोगों की भूख से मृत्यु होने। ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या हुआ, पूरे फ्रांस में लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। एंग्री पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे और जो किसान थे, उनके अंदर लगातार गुस्सा और बढ़ रहा था, वो नाराज़ हो रहे थे इस पॉलिसीज़ को लेकर। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉज भी आपने देखा कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी और किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर था, लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, और जिस तरीके से मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ स्टूडेंट्स, बहुत सालों से फ्रांस में एग्रीकल्चर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि फ्रांस तो के जो पिछले राजा थे या लुई 16 थे वो सब वॉर में ही बिजी थे। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो इस पर कोई रिसर्च ही नहीं हुआ था पिछले कई सालों से कि फसल की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, और ना ही और भी स्टेप्स लिए जा रहे थे, जैसे फील्ड की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, खेत की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, फील्ड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बारे में नहीं सोचा गया। न्यू सीड्स, नए बीजों को नहीं उनको बनाया गया, उसको उत्पन्न किया गया, न्यू सीड्स नहीं बनाए गए। तो एग्रीकल्चर पर कोई फोकस था ही नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तो ग्रोथ हो रही थी लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो करीब 100 साल पहले का ही था। आप देख सकते हैं 700 सेंचुरी में सन 1700 के आसपास 2 करोड़ पॉपुलेशन थी, 89 में होकर 2.8 करोड़ हो गई। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ तो हुई लेकिन एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, और ऊपर से हार्श विंटर हो गई, एक भयानक सर्दी पड़ गई, क्रॉप फेलर हो गया। उसके बाद फूड प्राइसेस इतने हाई हो गए कि जो कॉमन पीपल था अब वो परचेस नहीं कर सकता था, वो बाय नहीं कर सकता था फूड को, तो अकाल पड़ गया। तो ये इकोनॉमिक कॉज आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन करेंगे अपने आप नोट्स में। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल कॉज के बारे में। इंटेलेक्चुअल कॉज क्या था? इंटेलेक्चुअल्स यानी जो विद्वान लोग थे, अब इसको कहा गया एज ऑफ इनलाइटमेंट। 17th और जो 18th सेंचुरी थी उसको एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण, अगर याद हो क्लास 8 में, तो एज ऑफ इनलाइटमेंट एक बार फिर से। इसमें क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इसमें विज्ञान का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, फिलॉसफी आई, नए दर्शन शास्त्र आए, नई सोच आई, रैशनल थिंकिंग, लोगों ने नए तरीके से सोचना शुरू किया। जो फेमस थिंकर्स थे और फिलोसफर्स थे उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो कॉमन पीपल था उसकी सोच में बदलाव आ रहा था, अब वो अलग तरीके से थिंकिंग करना शुरू कर रहा था। तो उसमें थे जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो, इन्होंने पीपल्स सोवेनिटी की बात की थी कि सब कुछ जनता के पास राइट्स होने चाहिए, जनता के अधिकार होने चाहिए। ये तो यहाँ तक कहते थे कि अगर क्रिमिनल्स ने कोई क्राइम किया है तो उसको भी सज़ा देने का जो राइट है वो पीपल्स के पास है। तो जैन जॉक रूसो, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने चर्च और स्टेट को अलग करने की मांग उठाई। वॉल्टेयर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की कि लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वो अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सके, एक्सप्रेशन शो कर सके। तो ऐसा कई हज़ार सालों में, मैं कह रहा हूँ, ऐसा पहला इस तरीके के जो थॉट्स आ रहे थे, इस तरीके के थॉट्स कभी भी दुनिया में इससे पहले नहीं आए थे। ये बिल्कुल एक दुनिया के लिए ड्रीम थे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमको इस तरीके के राइट्स मिल सकते हैं। तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा कि इस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी। जो फेमस जो थिंकर्स थे उसमें जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर। और इसी पीरियड में अगर इंडिया के कंपेरिजन करें तो आप यहाँ पे पाओगे हमारे देश में
राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग यही काम इंडिया में कर रहे थे, जबकि फ्रांस में ये सब वहाँ पे ये चला। तो इंडिया में इन लोगों का ये काम था और फ्रांस में जॉन जैक्स, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। तो आप कंपेयर करते चलें, ठीक है। भारत में वही पुनर्जागरण काम जो वक्त था वो इन लोगों ने लीड किया और फ्रांस में जॉन लॉक, जॉन जैक्स रूसो, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर ने किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी और दुनिया के इतिहास में, हिस्ट्री में इससे पहले इस तरीके के जो थॉट्स थे, रेवोल्यूशनरी थॉट, मैं इनको कहूँगा क्रांतिकारी विचार थे, इस पर पहले कभी डिस्कशन नहीं हुआ था। इंटेलेक्चुअल्स स्टार्टेड टू क्वेश्चन द किंग राइट टू रूल। अब जो स्टूडेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सोसाइटी के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने राजा से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आपको किसने अधिकार दिया है शासन करने का। तो किंग्स का जो राइट टू रूल था, जो किंग कहता था कि मुझे जन्म से ही अधिकार है राजा बनने का, राजा बनेगा, राजा का पुत्र राजा बनेगा, पुत्र का पुत्र राजा बनेगा। तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे आपको राइट मिला हुआ है, और हिज मैंडेट फ्रॉम गॉड। और आप ये याद रखिए, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जितने भी हिस्ट्री में जो किंग होते थे वो यही बोलते थे कि उनको ये जो अधिकार मिला है वो भगवान ने दिया है, भगवान ने उनको भेजा इस काम के लिए, सर्विस करने के लिए लोगों के लिए। तो ये क्योंकि उस समय रिलीजियस जो फीलिंग्स थी, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे, वो बहुत लोगों के माइंड में हावी होते थे। तो जो धार्मिक भावनाएं थी, तो उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते थे और कहते थे भगवान ने मुझको चुना है आपकी सेवा के लिए। तो लोग आसानी से उस राजा को भगवान के प्रतीक के तौर पर मानने लगते थे, उसकी बातों को रिस्पेक्ट करते थे। तो जो अब इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने क्वेश्चन करना किया किंग से कि आपको ये राइट किसने दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने आपको चुना है। रोल ऑफ कैथोलिक चर्च, चर्च के रोल के बारे में बात होने लगी और इससे कहीं ना कहीं अब इन लोगों को, जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, जो किंग है, जो क्लर्गी है, जो नोबल्स हैं, इनको प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। दीज आइडियाज़ स्प्रेड व्यूज न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो चुका था स्टूडेंट्स इस पीरियड में। तो ये जो इनके आइडियाज़ थे, किसके, इंटेलेक्चुअल्स लोगों के, यानी जॉन लॉक के, रूसो के, मॉन्टेस्क्यू के, इन लोगों के जो विचार थे अब वो न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हो रहे थे, बुक्स छप रही थी और सैलून वगैरह में डिस्कशन होता था। इनके विचारों पर बहस होती थी कि क्या इनके विचार सही हैं। तो इस तरीके की एक न्यू कल्चर दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया था। न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गए थे, लोग बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिया। और जो लोग नहीं भी पढ़ पाते थे उनको, जो लोग पढ़ लेते थे, तेज पढ़कर उनको सुनाते थे। सैलून वगैरह में डिस्कशन होता था। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए ये एक सैलून की पिक है, एक ये सैलून की पिक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो किस तरीके से लोग देखो डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रांस किस तरीके से लोग डिस्कस कर रहे हैं इन रेवोल्यूशनरी थॉट्स पर, इन क्रांतिकारी विचारों पर लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये व्यक्ति ये जो बुक लिए हुए हैं, ये आपको यहाँ पे बुक दिख रही होगी, और ये बुक लिए हुए हैं बेटा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बुक है। और ये देखिए जो लोग नहीं भी रीड कर पाते हैं उनको लाउडली स्पीक करके, लाउडली बोलकर, पढ़कर, इन जो इंटेलेक्चुअल्स के जो थॉट्स हैं उनको ये लोग फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो फ्रेंच रिलेशन के बारे में कंटिन्यू अभी हमारा ये लेसन रहेगा, अभी सिर्फ हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।